में मैंने जहाँ छोड़ा था उसको ग्लास कंटेनर्स आपके साथ डिस्कस किए थे, तो थोड़ा सा ग्लास कंटेनर्स के टॉपिक को ही कैरी ऑन करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले टॉपिक में जो हमने पढ़े थे डिफरेंट तरह के ग्लास कंटेनर्स पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 ग्लास कंटेनर्स। तो उसको थोड़ा सा मैं आज आपको रिवाइज करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास थे टाइप 1 ग्लास कंटेनर। टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स में कौन से ग्लास कंटेनर थे? देवर बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स, बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स। और बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स हमने यूज किसके लिए किए थे? बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स, आई एम सॉरी, बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स हमने किसके लिए यूज किए गए थे? फॉर ऑल टाइप ऑफ preparations, for all type of preparations except human blood products, human blood products। सेकेंड जो हमारे पास ग्लास कंटेनर थे दैट इज टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स। टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स में इसके अंदर जो बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स भी आते हैं टाइप 1 ग्लास कंटेनर्स में, और इसके अंदर दूसरे जो आते हैं न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स भी आते हैं, न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स। टाइप 2 जो ग्लास कंटेनर्स थे, टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स में हमारे पास आते थे सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर्स, सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर्स एंड सिलिकॉन ट्रीटेड और सिलिका ट्रीटेड ग्लास कंटेनर्स। इनको जो मेनली हमने तैयार किया था सोडा लाइम से तैयार किया था, और इनको हमने यूज किस लिए किया? इनको यूज किया गया फॉर एक्वस प्रिपरेशंस, फॉर एक्वस प्रिपरेशंस एंड फॉर alkali sensitive products, alkali sensitive products। टाइप 3 जो ग्लास कंटेनर्स थे, टाइप 3 ग्लास कंटेनर्स थे दैट इज सोडा लाइम ग्लास कंटेनर्स, सोडा लाइम ग्लास कंटेनर्स। इनको मैं यहाँ अलग अलग कलर पेन से इसलिए लिख रही हूँ, आप सोचो कि पता नहीं क्या कलरफुल सा बनाया है, ताकि ये आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करने इजी हो जाए, क्योंकि सारा एक कलर यूज करूंगी तो ये बड़ा मिक्सअप हो जाएगा, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, तभी मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज कर रही हूँ। सोडा लाइम ग्लास कंटेनर और जनरल पर्पस, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज जनरल पर्पस ग्लास कंटेनर्स। इनको जो मेनली यूज किया गया था सोडा लाइम ग्लास कंटेनर और जनरल पर्पस ग्लास कंटेनर्स को, दिस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्वस प्रिपरेशन, एक्वस प्रिपरेशन के लिए या एल्कली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज नहीं किया गया था। दे वर ओनली यूज्ड फॉर सॉलिड्स, और इवन पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड्स पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए ओनली इन पाउडर फॉर्म, सिर्फ जो पाउडर फॉर्म में है सिर्फ उन्हीं के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन वाज द टाइप 4 ग्लास कंटेनर्स, टाइप 4 ग्लास कंटेनर्स, जिनको हम टाइप 4 ग्लास कंटेनर्स को नॉन पेरेंटल टाइप ग्लास कंटेनर्स भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द नॉन पेरेंटल टाइप, नॉन पेरेंटल
इसमें जो भी आपके लाइट सेंसिटिव हैं या और भी जो कलर्ड ग्लास कंटेनर्स हैं वो सभी आ जाएंगे। ये जो ग्लास कंटेनर्स हैं ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर द लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए। दीज आर यूज्ड फॉर द लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए और फॉर सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स की पैकिंग के लिए, सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स की पैकिंग के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? नॉन पेरेंटल ग्लास कंटेनर्स या फिर लाइट सेंसिटिव ग्लास कंटेनर्स, लाइट सेंसिटिव और कलर्ड ग्लास कंटेनर्स। इसको कलर्ड भी बोलते हैं, कलर्ड ग्लास कंटेनर्स। तो ये टेबल आप इसमें ध्यान से नोट कर लो। टाइप 1 बोरोसिलिकेट या न्यूट्रल ग्लास कंटेनर जो सभी टाइप के प्रिपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन ब्लड प्रोडक्ट्स। टाइप 2 जो सल्फर ट्रीटेड ग्लास कंटेनर है या सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास कंटेनर है जो एक्वस प्रिपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं या एल्कली सेंसिटिव के लिए। सोडा लाइम और जनरल पर्पस जो सॉलिड और पेरेंटल और ओनली इन पाउडर फॉर्म, और नॉन पेरेंटल और लाइट सेंसिटिव जो है लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स सॉलिड्स या सेमी सॉलिड के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब ये ग्लास कंटेनर्स में मैंने आपको यहाँ डिफरेंट टाइप बताई है कि कौन से ग्लास कंटेनर्स किसके लिए यूज किए जाते हैं। अब कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं कि ग्लास कंटेनर्स में एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होते हैं। What are the advantages and disadvantages of the glass containers? Advantages तो मैं शायद आपको पहले भी एक बार इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि what are the advantages of the glass containers and what are the disadvantages of the glass containers. Advantages में तो है कि glass containers they are the easiest, उनका जो surface है it can be easily clean, ब्रिलियंसी है, अपीयरेंस अच्छी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, हीट रेजिस्टेंट है, हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट है, उसको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, नॉन रिएक्टिव है, या हम इसको डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमने कोई लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए उसको तैयार करना है। तो बहुत सारी इसके अंदर मेनली एडवांटेजेस है जिसकी वजह से हम ग्लास कंटेनर्स को बाकी सभी कंटेनर्स के कंपैरेटिवली ज्यादा यूज करते हैं। अब इसके जो मेन डिसएडवांटेजेस क्या है ग्लास कंटेनर्स की, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास कंटेनर्स, डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है ग्लास कंटेनर्स की दैट इज फ्लेकिंग, second one is withering, third one is fragility, fourth one is high weight, fourth one is high weight। अब ये प्रॉब्लम्स हैं क्या? फ्लेकिंग क्या चीज है? फ्लेकिंग में है कि जैसे हम ग्लास कंटेनर्स जो है मेनली सोडा लाइम ग्लास कंटेनर्स है या जो न्यूट्रल ग्लास कंटेनर्स हैं उनको अगर हम यूज करते हैं बार बार स्टेराइल करने के लिए, सोडा लाइम ग्लास कंटेनर जैसे मैंने आपको बताया कि पाउडर जो पेरेंटल प्रिपरेशन है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो उनको जब हम यूज करते हैं तो हम उनको जब भी रीयूज करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन की स्टरलाइजेशन के लिए या हीट के साथ हम इसको रीयूज करते हैं तो उसके अंदर जो एल्कली कार्बोनेट्स हैं उनके फ्लेक्स उतरने लगेंगे, सिलिका के फ्लेक्स उतरने लगेंगे। वो जो फ्लेक्स हैं दैट विल गिव द जो लस्टर या ब्रिलियंट जो चमकीली सी जो एक लेयर है इट विल फॉर्म द लेयर ऑन द प्रिपरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा इट विल गिव द फ्लेकी अपीयरेंस एंड दैट विल कॉज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पेरेंटल सॉल्यूशंस। दूसरी है इसमें वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है कि जो एल्कली होते हैं, हाई मॉइस्चर जब होगा, हाई मॉइस्चर के केस में क्या होगा, दिस हाई मॉइस्चर विल फॉर्म अ लेयर ऑफ द एल्कली कार्बोनेट्स। मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है, हाई मॉइस्चर की प्रेजेंस में अ लेयर ऑफ एल्कली कार्बोनेट्स। इसके अंदर तो सिलिका के फ्लेक्स, जो सिलिका के फ्लेक्स हैं वो आपकी प्रिपरेशन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि मॉइस्चर की वजह से अल्कली कार्बोनेट्स की लेयर, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है,
एल्यूमिनियम कार्बोनेट है उसकी लेयर ग्लास के ऊपर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी। इट विल गिव द वाइट अपीयरेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे ग्लास की अपीयरेंस है, लुक है, ब्रिलियंसी है, इट विल गेट लॉस्ट। उसकी जो मेन एलिगेंसी है वो खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर वाइट कलर का की पूरी की पूरी लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, तो जिसको हम बोलते हैं विथरिंग। तीसरी प्रॉब्लम है इसमें फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी मतलब टूटना, कि ग्लास कंटेनर्स को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे या इवन पेशेंट हैंडलिंग के टाइम पे। कई बार ग्लास कंटेनर पूरा का पूरा इसमें फ्रेजिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी डोसेज फॉर्म विल बी वेस्ट। एंड थर्ड इज द हाई वेट। कंपैरेटिवली जो प्लास्टिक कंटेनर्स है, प्लास्टिक कंटेनर्स के कंपैरेटिवली में जो ग्लास कंटेनर्स है उसका वेट ज्यादा है, तो इट विल कॉज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मेनली 4 प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लास कंटेनर्स की हैं, इसलिए हम इसके इन प्रॉब्लम्स को, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मेन प्रॉब्लम्स ओवरकम होती हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में। तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर प्लास्टिक कंटेनर्स भी यूज किए जाते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स की ग्लास कंटेनर्स के कंपैरेटिवली काफी एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। थोड़ा सा प्लास्टिक कंटेनर का रिव्यू देखते हैं। व्हाट आर द प्लास्टिक कंटेनर्स? प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स में मेनली प्लास्टिक्स जो है, 2 तरह की प्लास्टिक्स जो कंटेनर्स के लिए यूज की जाती है। वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक and second one is thermoplastic थर्मोसेटिंग जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इट कैन नॉट बी easily molded, ये इजीली नहीं मोल्ड होती। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसको हम इजीली जो है इसकी शेप नहीं मोल्ड कर सकते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। इट इज फ्लेक्सिबल एट वेरी हार्ड एंड ब्रिटल but flexible at room temperature, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक है इट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट, comparatively soft, it can be easily molded, and it is highly flexible, इसलिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक को हम मेनली यूज करते हैं फॉर द क्लोजर्स के लिए। इट इज मेनली यूज्ड फॉर द क्लोजर्स, thermosetting plastic is mainly used for the closures and it is mainly used for the containers. दोनों में डिफरेंस है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है हम उसको इजीली मोल्ड नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल है तो हाई टेम्परेचर, फ्लेक्सिबल एट नॉट रूम टेम्परेचर, फ्लेक्सिबल एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर फ्लेक्सिबल है और कंपैरेटिवली सॉफ्ट और कैन बी इजीली मोल्डेड। तो इसलिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को तो हम यूज करते हैं क्लोजर्स बनाने के लिए, जो आपकी प्रिपरेशन कंटेनर में डालने के बाद उसको बंद करने के लिए जो क्लोजर्स यूज होते हैं उनको बनाने के लिए। जो थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक है उसको हम कंटेनर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो कुछ एग्जांपल हैं दैट इज फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक,
एल्डिहाइड प्लास्टिक। और अगर मैं थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक में देखूं तो पीवीसी जो मोस्ट कॉमन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, इस तरह से और भी बहुत से एग्जांपल है जो थर्मोस्टेटिक और थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक जो है ये तो मेनली कंटेनर्स बनाने के लिए यूज होती है और ये क्लोजर्स बनाने के लिए यूज होती हैं। लेकिन जो प्लास्टिक कंटेनर्स है, अगर हम इसकी एडवांटेज देखें ग्लास कंटेनर्स के ऊपर, तो एडवांटेज तो इसकी ये है कि ये कंपैरेटिवली लो वेट है। जो हमने ग्लास कंटेनर्स के डिसएडवांटेज देखी थी कि ग्लास कंटेनर्स में हाई वेट है, तो ये कंपैरेटिवली लो वेट है, इनका वेट बहुत कम है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जो फ्रेजिलिटी की प्रॉब्लम है वो यहाँ रिमूव हो जाएगी। तीसरा, इसके अंदर जो प्लास्टिक के अंदर जो हमें प्रिंटिंग करनी होती है लेबलिंग के टाइम पे, वो लेबलिंग प्लास्टिक कंटेनर्स में इजी है एज कंपेयर टू ग्लास कंटेनर्स। फोर्थ, इसके अंदर जो मेनली फ्लेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और भी प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर और बहुत सी प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू ग्लास कंटेनर्स। अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्लास्टिक कंटेनर में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्लास्टिक कंटेनर में है कि मैंने आपको बताया कि इनको हम हाई टेम्परेचर के ऊपर मोल्ड करते हैं। अगर सबसे पहले जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, बहुत से प्लास्टिक कंटेनर हैं जिसे स्टरलाइजेशन के टाइम हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, हॉट एयर ओवन या जो है मोएस्ट हीट स्टरलाइजेशन करनी पड़ती है। तो उसमें जो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो प्लास्टिक या आपकी मोल्ड कर सकती है, प्लास्टिक में जो मेन प्रॉब्लम है उसके अंदर लीचिंग की प्रॉब्लम है। उसके अंदर जो पॉइजनस, क्योंकि प्लास्टिक जो मटेरियल तैयार होता है उसके अंदर प्लास्टिसाइजर के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, कलरिंग एजेंट और भी बहुत सारे एजेंट्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। तो वो एजेंट्स या जो प्लास्टिसाइजर्स है या एंटीऑक्सीडेंट हैं वो हाई टेम्परेचर पे लीच होकर आपकी प्रिपरेशन के साथ मिक्सअप होंगे। मिक्सअप होने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी डिग्रेडेशन कॉज करेंगे, आपकी प्रिपरेशन की इनस्टेबिलिटी कॉज करेंगे। इसलिए जो हर कंटेनर है, जैसे ग्लास कंटेनर है उसकी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उनकी अपनी डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की डोसेज फॉर्म को आपने स्टोर करना है, किस तरह की डोसेज फॉर्म के लिए आपने पैकेजिंग करनी है। तो आपको उस डोसेज फॉर्म के सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे कि उसकी डोसेज फॉर्म क्या है, उसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हैं, वो इंग्रेडिएंट्स किस टाइप के कंटेनर के साथ ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है, या कौन सा इंग्रेडिएंट है जैसे प्लास्टिक के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा या ग्लास के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सा लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम एक जो कंटेनर है सुटेबल कंटेनर वो सिलेक्ट करते हैं। अब जो क्लोजर्स हैं, क्लोजर्स के लिए हम मेनली रबर्स यूज करते हैं, कॉर्क यूज करते हैं, जो वुड कॉर्क है वो यूज करते हैं। वुड के कॉर्क जो है मोस्टली नॉन रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द रबर कॉर्क। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है सबसे उसके बाद सब लास्ट टॉपिक होगा जो इसका एरोसोल डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक आप इसके प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जो और ग्लास कंटेनर्स हैं उसको अच्छे से रिव्यू